अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि जंग मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता शब भारत की तरफ से शरंगेज़ी का सिलसिला जारी रहा और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, बिलखुसूस कियानी और मंडल सेक्टर पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाक आर्मी ने उसका भरपूर जवाब दिया, जिस पर भारत की तोपें खामोश हुई। साथ ही साथ भारतीय चकतरा जो पोस्ट है भारतीय फ़ौज की, उसको भी तबाह कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर के गिर्द भारतीय जो फोर्सेज हैं उनकी गैर मामूली नकलो हरकत भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ भारत में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उनकी नरेंद्र मोदी की सदारत में उसके जो फैसला आया या जो उसमें जो फैसला हुआ है कि ऑपरेशनल इख्तियारात सारे के सारे आर्मी चीफ को सौंप दिए गए हैं। भारत ये इल्ज़ाम रखता है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने रात गए ये भी बताया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पे फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है और ये बात मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन की बेस पे की जा रही है। बहरहाल तनाव बढ़ चुका है। साथ ही साथ सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान जो हैं टिमी ब्राउज, उन्होंने कहा कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ख़ारजा मार्क रूबियो जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से बात करेंगे। अब क्या कोई बैक एंड पे चैनल एक्टिव हो चुका है? बाज़ाब्ता अभी तक तो इस तनाजुर में कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन अमरीका का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान सफारती महाज पर भी दीगर ममालिक को इंगेज कर रहा है। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। शाहिद अहमद खान साहब रहनुमा हैं डेमोक्रेट्स के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब शुक्रिया आपका। इरशाद साहब ये स्पेसिफिकली जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन शाहिद साहब के पास डायरेक्टली जाते हैं। मेरे ख्याल उनसे बात करते जी। कल की जो स्टेटमेंट है टिमी ब्राउज की, अब तक शाहिद साहब कोई चैनल एक्टिव हो चुका है? क्या मार्क रूबियो किसी से राब्ते में हैं या अभी होना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस वक्त ये एक अनयूजुअल सिचुएशन डेवलप हो गई है और उसमें अमेरिकन इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें पाकिस्तान का किसी तरह से हाथ नहीं है। और जो कन्वर्सेशन हो रही है वो ये है कि अमेरिका में भी अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। होते रहने से मतलब ये इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दे हैपन मोर दैन दे शुड बिकॉज ऑफ गन वायलेंस। ये उससे कोई मिलती जुलती चीज़ है और अब वो कैसे हुई ये तो देखिए, जिस कंट्री में हुई उनकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी फेलियर्स हैं। क्योंकि ये मेरे ख़्याल में जो मेरे जहन में पिक्चर है वो ये जो जगह काफ़ी पॉपुलर है, जो विज़िटर्स हैं वहाँ पर जो और पूरी दुनिया से आते हैं। टूरिस्ट मोर लाइक वी हैव टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क। इन कंपैरिजन इस चीज़ से कंपैरिजन करते हैं लोग, तो वहाँ पर ये इस किस्म की बात होना एक अनयूजुअल बात है। तो सिक्योरिटी फेलियर ही है। अगर ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द US इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो बाकी वो चैनल जब वो जो आपने अभी बता ही दिया, वो चैनल्स तो ज़ाहिर है डेवलप हो रहे हैं। अभी बात भी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो तो ज़ाहिर है। एंड दे विल पुट द ट्रूथ ऑन द टेबल कि ये बात है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है इंडिया से कि ऐसे लगता है कि कुछ सिंबॉलिक उन्हें कुछ करना पड़ेगा या वो करना चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी ए प्रोडक्टिव थिंग फॉर इंडिया टू डू, क्योंकि इस प्रोसेस में इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ इसलिए नहीं खड़ी हो रही बिकॉज देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ एनी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन दैट। अच्छा शाहिद खान, ये आपने दुरुस्त कहा कि भारत को सिर्फ फेस सेविंग के लिए क्योंकि हाइप क्रिएट कर दी है वहाँ के मीडिया ने, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के जो हुक्मरान जमात है और RSS है उसने, तो उसको फेस सेविंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर खुदा न खासा वो छोटा मोटा कोई वाक़या होता है तो फिर पाकिस्तान पर भी उतना ही प्रेशर होगा जितना इंडिया पर है और वो भी फेस सेविंग के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ये मामला बहुत आगे जा सकता है और सारी दुनिया महसूस कर रही है। आज अमेरिकन जो काउंसलर हैं, चार्जी अफेयर हैं, वो भी डार साहब से मिली हैं। तो जो सवाल स्पेसिफिक था वो ये था कि अमेरिका क्या समझता है कि भाई इस सूरत हाल में हालात कितने ख़राब हो सकते हैं और अमेरिका कबल वक्त इसको रोकने की कोशिश करेगा या सिर्फ दिखावे के लिए बात हो जाएगी मार्को रूबियो की भी और उसके बाद भारत कुछ थोड़ा बहुत कर देगा तो अमेरिका आंखें बंद कर लेगा? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने। देखिए, अब वो
देखिए इससे पॉलिटिकल अपेरेंटली लुक्स लाइक ए पॉलिटिकल थिंग, अपेरेंटली लुक्स लाइक कि जो इस वक्त इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो बिहार में और इधर उधर जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पॉपुलैरिटी का इशू है, राइट। और इस वक्त जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं, कहीं वो रोड्स बंद की हुई हैं, वो नहर नहीं बनने देंगे, कहीं नॉर्थ में कुछ हो रहा है इधर उधर, तो प्रॉबेबली इट्स ए परफेक्ट सिचुएशन टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट जो उनकी जो पॉलिटिकल टू गेट सम पॉलिटिकल माइलेज। तो ये बात तो एक बिल्कुल अपेरेंटली ऐसे लगती है जैसे इसी किस्म की कोई अमेरिका, ज़ाहिर है वो तो वो नहीं कभी अलाउ भी नहीं करेंगे, या अगर उनसे पूछा जाएगा कि इस किस्म के कोई वेंचर करें, बट इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स तो ऑफ कोर्स यू नो द कंट्री विच इज़ बीन अटैक्ड हैज़ टू रिएक्ट। लेकिन वो बात मेरा ख्याल है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती भी है उसमें बढ़ने की और एक्सेलरेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, प्रॉबेबली समथिंग सिंबॉलिक फ्रॉम their side and some symbolic reaction from this सही है। शायद साहब ये आपने पॉलिटिकल माइलेज की बात की है, पॉलिटिकल माइलेज की बात की है। जब ये स्टार्ट हुआ सिलसिला तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया बाहमी तौर पे इस मामले को हल कर लेंगे, लेकिन इंडिया जो शादियाने बजा रहा था अपनी कामयाब डिप्लोमेसी के, तो वो वन साइडेड अमरीकी झुकाव क्यों नहीं ले सका, वो डिप्लोमेटिक माइलेज क्यों नहीं ले सका? बिकॉज देयर इज नो ट्रूथ टू इट जी, उसमें सच्चाई का एलिमेंट नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान की एंगेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के ट्रेसेस नहीं है कहीं पर, तो इसलिए माइलेज का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो देयर हैज़ टू बी ट्रूथफुल सिचुएशन, ट्रूथफुल स्टेटमेंट फ्रॉम देयर साइड। तो अगर वो ट्रूथफुल ही नहीं है और तो फिर वो कैसे उसको अमेरिका या कोई और कंट्री कैसे खड़ा होगा इंडिया के साथ, या एनी कंट्री अगर इस किस्म की कोई बात हो जिसमें फॉल्सिफिकेशन का अपेरेंटली एलिमेंट हो, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो ये अब इतनी ज़्यादा हाइप करी, अब ये उसमें जो इससे मज़ीद ख़राबी हुई है वो ये है कि इंडियन डायस्पोरा एंगेज हो गया इसमें, एंड दे आर डूइंग इरैशनल थिंग्स। वो पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ एंगेज हो रहे हैं, यू नो, तो वो तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। ये तो मेरा ख्याल है इट्स अ बैड पॉलिटिक्स, इट शुडंट हैपन दैट वे। ये तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली पूरे हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इसमें हम लोग एक सर्टन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। वी ऑलवेज डू थिंग्स जो बड़ी ही अनयूजुअल होती हैं, दुनिया में कहीं और नहीं होती, तो वी कंटिन्यू डूइंग दीज थिंग्स एंड होपिंग कि इसका कोई रिएक्शन होगा और इसको फेवरेबल होगा, तो ऐसे तो नहीं होता। अच्छा ये फरमाएं कि एक तो है ना कि ये स्पेसिफिक वाक़या है, लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से वो ये है कि चीन की वजह से कि पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि वो उसका झुकाव चीन की तरफ है, और CPEC की वजह से ज़्यादा एक समझा जाता है कि चीन को यहाँ पैर फैलाने का, पाँव फैलाने का मौका मिल रहा है। अब ये जो टैरिफ वार शुरू हुई है इसमें भी ज़ाहिर बात है कि कहीं ना कहीं ट्रंप इंतज़ामिया ये समझ रही होगी कि चीन के साथ शायद पाकिस्तान हो और हमारे साथ शायद इंडिया हो, तो इस तनाजुर में भी क्या अमेरिका का झुकाव चीन भारत की तरफ होगा, या इस मामले को अलग रखा जाएगा और तसादुम को रोकने के लिए अमेरिका एक मजबूत पोजीशन लेगा और कोशिश ये करेगा कि कोई वाक़या ना हो? देखिए ट्रेड वॉर का तो वो तो एक डिफरेंट इशू है, राइट। टैरिफ वॉर जो आजकल हो रही है उसका ख़ास तौर पे जो चाइना और अमेरिका के दरमियान हो रही है उसका तो वो तो एक अनयूजुअल इशू है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि मज़ीद इसमें जिस तरह की आजकल फ्रिक्शन हो रही है, जिस तरह की आगे कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी, तो मेरा नहीं ख्याल है एक तो वो डूएबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज चाइना इज़ मोर लाइक ए लेबर मार्केट। अमेरिका में वो इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती है। अमेरिका में उस इंडस्ट्री, अगर आप कहें कि अमेरिका में सॉक्स बनाने की या अंडरवेयर बनाने की या यू नो शर्ट्स बनाने की या इस किस्म की छोटी चीज़ें बनाने की इंडस्ट्री आएगी तो वो तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है अबाउट 85,000 ईयर,
और चाइना की है 18,000 ईयर। सो यू कैन सी द डिफरेंस। वो जो अमेरिका की जो लेबर है इसे हाई एंड लेबर, तो उसमें तो वो प्रोडक्ट आ नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, टैरिफ अगर उस पर इम्प्लीमेंट होगा, सर्टन पार्ट ऑफ टैरिफ दैट विल बी ट्रांसफर टू द अमेरिकन सिटीजन्स, तो वो इवेंचुअली वो जो है वो अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उन पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो इट्स नॉट ए वेरी पॉपुलर थिंग टू डू इन US एज वेल। आई होप दिस ट्रेड वॉर इज गोइंग टू स्टॉप सून। जहाँ तक आपने कहा अमेरिका इस तरह से देखेगा कि चाइना के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक है, अभी इस सिनेरियो में तो इस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल चाइना में अगर अब ये सिचुएशन जैसी ये क्रिएट हुई है, आई एम श्योर देयर विल बी some industries moving, some American industry moving out of China or going somewhere else. So Pakistan becomes the logical choice. It's close, it's English speaking country, और यहाँ पे उनको facilitation भी हो सकती है वैसे, और the cost of production is not that high. यहाँ की textile भी आप देख रहे हैं ना, they are largest exported towards USA. So there is a possibility इस किस्म की कोई चीज़ हो। दूसरी possibility ये भी है कि चाइना बिकॉज ऑफ यू नो अगर उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, तो दे मूव देयर इंडस्ट्री, लिटिल बिट ऑफ देयर इंडस्ट्री समवेयर एल्स, जहाँ से वो उस कंट्री के नाम से एक्सपोर्ट कर सकें। तो उसमें भी पाकिस्तान बिकम ए लॉजिकल चॉइस बिकॉज इट्स क्लोज और दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए गुड प्रोडक्शन यूनिट। तो इस किस्म की सिचुएशन तो अभी चलती रहेगी कुछ दिन। आप देखेंगे ये अमेरिका की तरफ से इस किस्म का एक्शन होगा, चाइना की तरफ से रिएक्शन होगा, लेकिन उसमें रियलिटी का एलिमेंट थोड़ा सा कम है कि प्रैक्टिकली जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं उस तरह से हो। अच्छा, कल एक जो सर्वे आया 100 डेज सर्वे, उसमें ट्रंप की पॉपुलैरिटी पहले वो 43 पर आई थी, अब वो 41 पर आ गई है। तो इसमें टैरिफ वार का सबसे ज़्यादा अमल दखल है या कुछ और इक़दाम भी हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी 100 डेज़ में श्रिंक हुई है? जी, मैंने भी इस तरह से ऑब्ज़र्व किया है, और जो अमेरिकन मीडिया ये बातें कर रहा है कि ये पिछले 70 साल में द लोएस्ट प्रेसिडेंशियल रेटिंग इन लास्ट 70 ईयर्स, 7 डिकेड्स। तो वो उसकी मल्टीपल रीज़न है। टैरिफ का तो अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरा नहीं ख्याल है हुआ है। अच्छा, बट देयर आर अदर इशूज़ एज वेल। आई मीन सम इशूज़, पीपल आर लूजिंग जॉब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर like AID and USIP and Department of Education and other department in the government, because Elon Musk had decided to fire a lot of people from those departments. तो वो लॉ वो उसकी वजह से जॉबलेसनेस बढ़ गई है, लोग सड़कों पर हैं। तकरीबन तमाम 50 स्टेट्स में पीपल आर प्रोटेस्टिंग। तो वो एलिमेंट तो अभी वो है ना, अभी बाकी ये जो टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट तो अभी नहीं आया अमेरिका में। अच्छा, सही है। अच्छा, ये शायद से बट आपको ये भी बता दूं कि ये भी मतलब, क्योंकि टैरिफ की बात हो रही है, अमेरिका की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वॉलमार्ट, के-मार्ट टाइप की, नेशनली रिकग्नाइज्ड एंड द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनका तो करीबन 100% उनकी जो गुड्स हैं वो चाइना से आती हैं। सो वॉलमार्ट इज़ बेसिकली मेड इन चाइना, प्रीटी मच ऑल ऑफ इट, राइट। सो तो अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो वो विल पास ऑन टू द कंज्यूमर अमेरिकन सिटीजन, तो वो तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट आएगा। जी ठीक, इस पे बात करेंगे मज़ीद, और अप्रोचेस क्या हो सकती हैं इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा शाहिद साहब, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, आपने इंडियन डायस्पोरा का जिक्र भी किया। अभी ये जो पिछले 7-8 दिन में पहलगाम के बाद डेवलपमेंट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन के बाद, आप क्या सेंटिमेंट देख रहे हैं बिलखुसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं? सॉलिडारिटी, यूनिटी इस वक्त नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नज़र आ रही है। अगर आप मीडिया को भी देखें और जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आ रही हैं उसमें बहुत नज़र आ रही है सॉलिडारिटी। यस सो पाकिस्तान आर फीलिंग इंसल्टेड फॉर नो रीज़न, फॉर द रीज़न कि इंडिया ने जिस किस्म की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, और जो इंडियन अमेरिकन हैं इस सिचुएशन में, बल्कि ब्रिटिश इंडियन भी जो हैं, तो दे आर काइंड ऑफ
playing with the Indian government at this time. तो वो भी कुछ हाइपर हुए हैं, they are doing things which are not supposed to do. तो पाकिस्तान is diaspora is quite united actually. सही है। तो ये जो हमारा डायस्पोरा है वहाँ, वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, कांग्रेस है, वहाँ किस हद तक मौसर है और वहाँ किस हद तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है? देखिए, जो हमारे कोई 435 के करीब मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं और ऑफ कोर्स 100 सेनेटर्स हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स उनके थ्रू पहुंचा सकते हैं टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच, टू द वाइट हाउस एंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. यस, दे कैन डू इट. अब मुझे मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कितना वो एक्टिव होंगे या कितना ज़्यादा इस पे क्या एक्शन वो डिमांड करेंगे, अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है ना. सही. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ़ समथिंग हैपन्स तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी फिर. सही. अच्छा शायद साहब, लेकिन अमेरिका का मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर इस तरह की एक सोच है इस वक्त पाकिस्तान में कि इट्स गोइंग टू बी फुल ब्लोन वॉर, आई डोंट थिंक देयर इज अ सिचुएशन लाइक दैट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अभी शाहिद साहब, जो ट्रंप की साउथ एशिया टीम है वो कंप्लीट नहीं हुई है और यहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं, आपके सामने ही है मामला. तो मौजूदा जो टीम है, आप समझते हैं कि वो एनफ कैपेबल के ये सारे और इतने एक्सपर्ट हैं कि साउथ एशिया में अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, अमेरिका में वो टीम जो आपको नज़र आ रही होती है उसके पीछे एक पूरा सेटअप होता है. देयर आर थिंक टैंक्स, देयर आर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, CSR, कांग्रेस, CRS, कांग्रेस रिसर्च सर्विस. तो अमेरिका के वो सिस्टम के जो बिलो जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, दोज आर द इनपुट्स विच गेट्स टू द पावर हाउसेस. तो वो तो अपनी जगह पर हैं, उसके तो एक्सपर्ट्स बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल. तो जो आप सरफेस पे देखते हैं, कई दफ़ा आप देखते हैं जैसे प्रेसिडेंट सेड द अदर डे कि ये दे आर फाइटिंग सिंस मोर देन 1000 ईयर्स और 1500 ईयर्स. तो उस किस्म की आप एक स्टेटमेंट्स तो देखते हैं, लेकिन जब वो वेल थॉट ऑफ एक प्रोसेस होगा या पॉलिसी होगी, इट इज विल गो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. और द रिकमेंडेशन जो होती हैं वो सिस्टम्स आर इंटैक्ट. ये जो उन्होंने बात की ट्रंप ने, ये मजाकन बात की या उनको इल्म ही नहीं है कि ये कितना पुराना मसला है और पाकिस्तान कब वजूद में आया है? देखिए, सिंबॉलिक भी होती है ना चीज़ें. अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कई दफ़ा आप ऐसी बात करते हो और यार मैं तो इसको 100 साल से जानता हूँ. अच्छा. ये इस किस्म की कोई बात है अच्छा. जो उन्होंने कर दी है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही हैं. अच्छा, यानी ये नहीं है कि उनकी कोई टीम मेंबर की गलती हो कि वो सही ब्रीफ ही ना कर सके हो, ऐसी बात नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं. अच्छा, क्योंकि ऐसी बिल्कुल हो नहीं सकती. ब्रीफिंग के बाद इस किस्म की बात नहीं हो सकती. अब्रप्टली आप कुछ कह दें, यार मैं तो 1000 साल से इसे जानता हूँ. अच्छा. मैं तो ये तो 5000 साल से ऐसे ही हैं. वो इट्स लाइक अ मोर सिंबॉलिक थिंग. ही इज अ न्यूयॉर्कर, ही इज वेरी अब्रप्ट, ही इज मोर लाइक लाहौरी. सो he says things which are very symbolic in nature. ये आप कह रहे हैं कि ट्रंप के अंदर भी एक लाहौरी है? वो न्यूयॉर्कर्स जो हैं वो लाहौरियों जैसे ही होते हैं. नहीं, मुझे तो ये फैसलाबादी ज़्यादा लगा है, जुगत जिस तरह की लगाई है ट्रंप ने. अच्छा शाहिद साहब, अब ट्रंप ने PTI दौरे हुकूमत में जब इमरान खान गए थे अमेरिका, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले पर सालसी की ऑफ़र की थी. तो ये बताएं कि वो ऑफ़र जो थी उसको इंडिया ने डिफ्यूज़ कैसे किया, बैकग्राउंड में क्या हुआ, और क्या अब भी अमेरिका, एक तो गुड थिंग इज़ दैट कि ट्रंप को इदराक है कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड मैटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. दूसरा, अब इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है और जो अब छेड़छाड़ इंडिया ने शुरू की है तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे उसके गले भी पड़ सकती है? देखिए, अगर इफ़ यू गो बैक इनटू द प्रीवियस ट्रम्प्स टर्म, तो उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो वाइट हाउस का सफ़र था 2 महीने का, नवंबर से जनवरी तक, उस दौरान उनकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब से भी बात हुई थी. तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनसे यही कहा था कि हमारे रीजन में एक इशू है. इवन दो इट वाज ए प्राइवेट कन्वर्सेशन, तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि ये हमारे रीजन में एक इशू है, आप हमारी इसमें हेल्प कर दें. तो उसने कहा था यस आई विल. तो वो भी एक कंग्रेचुलेटरी कॉल थी
उसमें उन्होंने कह दिया बगैर सोचे समझे। फिर वो इंडियन प्रेस में बड़ा हंगामा हुआ इस पर। पहली बात तो ये थी वो प्राइवेट कॉल थी तो उसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एनीवे वो फिर इंडिया में बड़ा इसका हंगामा बचा, तो उसके लिए उसके पे मज़ीद फॉलोअप नहीं हुआ। जब भी आप नोइंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, आप उनसे कोई भी बात कहोगे ही इज़ रेडी टू टेक चार्ज ऑन दैट। उसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो होगा वैसे, इसलिए कि जब वो डिटेल सामने आती हैं तो इट्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कश्मीर वाली आप बात कर रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप बेहतर हो, क्योंकि अमेरिकन देखे ना, अब अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो अमेरिकन इंडस्ट्री बहुत सारी जो उनके जो BOPs भी हैं वो इंडिया में हैं, राइट, पूना में, दिल्ली में, इधर उधर। तो अगर कोई इस किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी डिस्टर्ब होगा, तो वो चाहते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया इज़ नॉट रेडी टू वर्क विद US और एनी अदर कंट्री ऑन दिस इशू। लेकिन बहरहाल वो एक डिप्लोमेसी चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। अभी भी कुछ डिप्लोमेट्स जो अमेरिकन ओरिजिन के हैं वो इंडिया जा रहे हैं यहाँ से भी, तो वो डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन उसकी में जो रेजिस्टेंस है वो इंडिया की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात जो हम समझा नहीं सके या कायल नहीं कर सके या खामखा नज़रअंदाज की जाती है कि फ्लैश पॉइंट तो कश्मीर है। ये हर जो साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद एक न्यूक्लियर वार तक मामला पहुंचता नज़र आ रहा होता है, वो है तो कश्मीर की वजह से। तो क्या अमेरिका को इस वक्त जबकि ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी मैं सारे मामला सुलझाना चाहता हूं और इनकलाबी तब्दीलियां करना चाहता हूं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है अमेरिका के लिए, या अमेरिका को कायल नहीं किया जा सकता, या अमेरिका कायल नहीं हो सकता कि ये इशू ही सॉल्व हो जाए ताकि दोबारा 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान कोई ऐसी कशीदगी पैदा ना हो और दुनिया का अमन ख़तरे में ना पड़े? देखिए, आइडियली क्योंकि हम इस रीजन में रहते हैं, हम इस कंट्री में पले बढ़े हैं और रहते भी हैं, तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि अमेरिका को इसी जगह पे फोकस करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू तो है, लेकिन आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, एंड देयर आर मैनी अदर प्लेसेस ट्रबल स्पॉट्स हैं। ये तो हमारे कॉन्वर्सेशन में आते हैं। अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कॉन्गो में क्या हो रहा है, सियरा लियोन में क्या हो रहा है। तो आप ये देखें कि वो अमेरिका, क्योंकि लाइक दे से कि अमेरिका इज़ नेबर ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो सब जगह के इश्यूज होते हैं। तो पाकिस्तान भी प्रायोरिटी पे कभी आता है, कभी नहीं आता, इस तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं। तो ये इशू तो है, ये इशू है और इट हैज़ टू बी रिजॉल्व। लेकिन आप देखिए, रिजॉल्व करने में सिर्फ अमेरिका तो नहीं है, देयर आर मैनी अदर कंट्रीज हु हैव रिलेशनशिप विद बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, चाइना से, इंडिया से और पाकिस्तान से। तो हर एक को अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। तो वो नहीं हो रहा, उस तरह से नहीं हो रहा इसको रिजॉल्व करने का। इंडिया ने तो देखें ना, अगर आप सोचें पॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर इंडिया कश्मीर का ये वाला इशू जिस तरह से आप सोच रहे हैं रिजॉल्व कर देता है, या किसी प्रेशर से या किसी निगोशिएशन से, तो बाकी इंडिया में देखें ना क्या होगा। बाकी इंडिया में और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, आसाम में और साउथ में और मैनी अदर प्लेसेस। तो वहाँ क्या करेंगे फिर इंडिया? इफ समथिंग लाइक दिस एस्टैब्लिशेस एंड इंडिया एंड अप डूइंग इट, तो बाकी क्या होगा इंडिया में? इंडिया के तो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक नहीं, लेकिन ये सारे इश्यूज जो भी आपने अफ्रीका में हैं या गल्फ़ में हैं या कहीं और हैं, वहाँ 2 न्यूक्लियर पावर आमने सामने नहीं हैं, और ये कोई इशू भी 4 न्यूक्लियर पावर के दरमियान जो है उस इलाके में नहीं है जहाँ 4 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं। चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस कोई बढ़ नहीं जाती, या वहाँ कोई बता नहीं सकता कि जी इसकी इम्पोर्टेंस बाकी इशू से ज़्यादा है? ये न्यूक्लियर पावर की वजह से तो यहाँ जंग नहीं होती। बोथ आर न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर ऑप्शन मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा हमारे भी जो लोग हैं वो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि हमने कोई सजाने के लिए तो नहीं रखा हुआ, या वट एवर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। आई थिंक दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इनफ, क्योंकि हर चीज़ का एक डेटा पॉइंट होता है, वो फिर डेवलप हो जाता है। और ख़ास तौर पे इलेक्टेड लीडरशिप से जब इस किस्म की बात आए, इट डजंट
sound right. It doesn't makes you look like a world citizen or a concerned citizen. वो बुरी बातें हैं. I think our people should not be talking like that. मैं ये समझता हूँ. लेकिन जो आप कह रहे हैं ख़तरा तो हमेशा रहेगा. ये ख़तरा हमेशा रहेगा. ये ख़तरा वॉर को रोकने का ख़तरा है एक्चुअली. Because of these both of these nuclear armed nations, nothing is going to happen. Like a full blown war यहाँ हो ही नहीं सकती. सही. जी ठीक, शायद साहब बहुत वो शुक्रिया. तो डिस्ट्रक्शन है ना. जी बिल्कुल ठीक है. It's a complete destruction if that happens, right? जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने. आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और पाकिस्तान के जो कानून साज और पार्लिमान है उसके भी मेंबर रहे. बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का. ये बताइए कि अभी इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी कैटेगोरिक और बड़ी क्लियर है. उन्होंने ये कहा कि हमने हर फोरम पे जो पहलगाम वाक़या है उसकी मजम्मत की है और दुनिया में कहीं भी दहशत गर्दी हो, किसी भी सूरत में हो, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है और पाकिस्तान से ज़्यादा दहशत गर्दी का फरीद किसी मुल्क ने नहीं झेला है. जंग में पहल नहीं करेंगे. इंडिया ने जवाब दिया, इंडिया ने पहल की तो सख्त जवाब देंगे. ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है इंडिया के लिए या अभी भी इसमें वो अपनी शरारत करने की गुंजाइश निकालेगा? देखिए, इंडिया के अंदर चूंकि एक हिटलर मौजूद है और जिसने अपनी जगह बनाई थी गुजरात में कत्ल गारत करके और मुसलमान दुश्मनी पे, और फिर उस बेस के ऊपर जब 2000 मुसलमानों को वहाँ कत्ल किया तो उसी बेस पे इसको ऊपर जो है RSS ने पकड़ के ले आए, प्राइम मिनिस्टर बनाया. यहाँ भी यही मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी ही आगे है. तो उनसे कोई चीज़ मुबर्रा नहीं है कि ये अभी बिहार के इलेक्शन है या ये अभी जो हमारा मुआहदा है उसको करने के लिए ये कोई ना कोई बहाना. मैसेज तो क्वाइट क्लियर है. देखिए, पाकिस्तान ये कह रहा है हमारा ताल्लुक नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है तो हम रेडी हैं आपके साथ मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन. जैसे पठानकोट में हमने ऑफर की थी, पठानकोट का वाकया हुआ तो हमने FIR भी पाकिस्तान में दर्ज कराई थी और कहा था हमें बुलाओ. हमने उसमें शामिल नहीं किया था, हमारा वफद गया भी था. और नंबर 3, मैंने भी कल अपनी जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की उसमें कहा कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान वो पिछले पता नहीं 35-40 साल से बल्कि उससे भी ज्यादा यहाँ मौजूद है. आप उनको साइट पे ले जाएं, आप उनको आगे चलने ही नहीं देते. यूनाइटेड नेशन के लोग आए, इन्वेस्टिगेशन करें और वो फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर आपको शौक है कि अपनी एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए तो आप तबाही का सामान पैदा कर रहे हैं साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए भी और साउथ एशिया के सारे जो मकीन है उनके लिए. उसकी वजह यह है कि आप एक न्यूक्लियर कंट्री को ध्वंस या ये धांधली से आगे कुछ भी करेंगे तो उसका आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, विच कैन एस्केलेट. उसकी वजह ये आपने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी तरह एक आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की कत्ल हुआ, आपस में अकड़ गए दोनों साइडें, तो करते कराते 2 करोड़ लोग लुकमा अकल बन गए उसमें. सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इसी तरह हिटलर पैदा हुआ जैसे ये अभी मोदी RSS का, और उसने वो शुरू किया, ग्रुप बनने शुरू हो गए, 6 से 7 करोड़ लोग लुकमा अकल बन गए और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आपने एटम बम भी चल गए. तो मेरे ख्याल में कुछ होश के नासन लेनी चाहिए. कोई मसला ऐसा नहीं है जो बैठ के तय ना हो. ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस है. मैं शायद आप साहब आपको ये कि मसलन जो इंडिया का ईस्टर्न विंग है वो आसाम ने पकड़ा हुआ है, वहाँ आपके ये नागालैंड के भी है, मणिपुर का भी है. इनका वेस्टर्न जो विंग है वो खालिस्तान ने पकड़ा हुआ है. साउथ में मिजोरम, सेंटर में नागालैंड भी है, तमिल भी है, त्रिपुरा में भी इनका मसला है, और नॉर्थ के अंदर इनकी गर्दन पे पांव रखा हुआ है कश्मीरियों ने, जिनकी क़यादत सारी जो है वो पाबंदे सलासल है. इवन देन वो और उनके ऊपर जो जुल्म सितम कर रहे हैं. अभी आपके अंदर दर्जनों अगर इंसर्जेंसीज हैं तो उनको हल करें. उनके उस वहां से पहलुताई करने की वजह से
ये पाकिस्तान की तरफ मुंह करते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो बात की है बड़ा क्लियर मैसेज है, और पूरी दुनिया के लिए भी है कि इनको रोका जाए। क्योंकि मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में भूखे लोगों का जो अंडर नरिश्ड है उनका सबसे बड़ा इज्तिमा इंडिया के अंदर है। तो अगर आप लोगों की भूख और अफलास, और एक दफा मोदी ने कहा था हमारी जंग है तो भूख और अफलास के साथ है, लेकिन आए दिन फिर पहलवाना हो जो उसके ऊपर इनका जनरल इलेक्शन होने थे, अभी बिहार में कुछ इलेक्शन होने हैं, और मुल्क के अंदर एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए हिंदू रेडिकल्स को साथ में ला के तो ये कोशिश करते हैं, जो बड़ी बदनसीबी है, और इससे नुकसान सारों का होगा ये श्योरली। और यहाँ अगर ये न्यूक्लियर वार किसी तरीके से टेक्निकल लेवल के ऊपर भी इनिशिएट हो गई और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर होगी तो ये तबाही इस रीजन की नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पे। तो आई एम श्योर यूनाइटेड नेशन भी अपील कर रही है और ममालिक भी कर रहे हैं, इनके साथ भी इन टच है, हमारे साथ भी इन टच है। ये इसको इससे आगे ना लेके जाएं, बल्कि चेक करें। इनका तो एक दरिंदा हमारे पिंजरे में है, कुलभूषण जाधव, ये तो इन्वॉल्व थे कनाडा में, अमेरिका के अंदर, कतर के अंदर, तो इनको सारों को देखना पड़ेगा। जी जन साहब ये फरमाएं कि एक दिफाई तजियाकार और माहिर के तौर पर आप चूँकि अमली एक हिस्सा रहे हैं पाक फ़ौज का और सारे मराइल से गुजर चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के सदर ने ये कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अभी बात करने वाले हैं दोनों वज़राए ख़ारजा से, सऊदी अरब एक्टिव है, ईरान एक्टिव है, तुर्की एक्टिव है, सारे लोग कह रहे हैं, इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि कोई मिस एडवेंचर करेगा इंडिया, या बस ये सफारती कोशिशें कामयाब होंगी और ये जो मामलात हैं ये सुधर जाएंगे? आप एक फ़ौजी माहिर के तौर पर किस तरह हालात को देख रहे हैं? देखिए, ऑर्डिनरीली तो सफारती कोशिशों को कामयाब होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि उनका बहुत बड़ा लॉस होगा इसमें, और वो जो अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं उस पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो दुनिया के लोग हैं ना आज के दौर में, इसमें इनके हाथी के दांत दिखाने के और वो चबाने खाने के और का मसला है। ये इनकी फेस वैल्यू पे ना जाए कि अमेरिका क्या कह रहा है या ट्रंप क्या कह रहा है। ये जो सारी शरारत दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्कों पे है, उसमें अमेरिका सरे फहरिस्त है, साथ इजराइल है और साथ इंडिया है। यही तिकोन है जिन्होंने लिबिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, आप देखें इराक, अफगानिस्तान, और अभी भी नेतन्याहू वो छोड़ नहीं रहा। वो कह रहा है दो दुश्मन है, ईरान नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो मैं एक मिलिट्री का एक अदना कारकुन के हिसाब से देखता हूँ, उसने दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान ही है जी, न्यूक्लियर पाकिस्तान है। क्योंकि वो जरा भी हमारी उसको देखते हैं, इसका इनका मिसाइल का रेंज कहाँ है, ये है वो है, तो अभी भी उनके सिग्नेचर्स हैं श्रीनगर में। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उधर होता है। देयरफॉर अगर तो सिंसेरिटी के साथ अमेरिका भी कह रहा है और चाइना भी कह रहा है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो ऐसे करे। लेकिन अगर बकाए के ऊपर के पीछे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने ये भी कहा कि कुछ मुल्कों के पास न्यूक्लियर है जो कि नहीं होना चाहिए, और यू डू नॉट नो के अंदर क्या। अब देखिए ना, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे उधर गए, कितना बेवकूफ दुनिया को बनाया। क्या इनको नहीं पता था कि वहां नहीं है? इनको बिल्कुल पता था, लेकिन एक बहाना चाहिए था। तो अभी भी अब वी होप एंड प्रे कि ये सफारती कोशिशें होंगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हिंदुस्तान के अपने अवाम और हिंदुस्तान के जो उनके अपने लोग हैं, जो वतन लोग हैं, बहुत से हिंदू बहुत अच्छे हैं, बहुत सी नेशनलिटीज रहती हैं, उनका प्रेशर हो इंडिया को और ये बताया जाए कि आप फ्रंट लाइन के ऊपर आके इस तरह का कोई भी मुसीबत खड़ी करेंगे तो नुकसान जो है सारों का होगा। तो मेरे ख्याल में चांसेस कम है, लेकिन ये पंगा ले सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी इलाके में टू शो देयर पब्लिक के देखा हमने ये कर दिया। जन साहब, एक और पहलू से इसको मामले को देखते हैं कि जब ये मोदी आया है, इसने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया, इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब दिखाया और कोशिश की, और मामलात कुछ बेहतर भी हुए इसके दौर में, इसमें कोई शक नहीं है, इक़्तिसादी हवाले से, माशी हवाले से। लेकिन ये पहले पुलवामा, उसके बाद वो उड़ी, उसके बाद और एक दो पठानकोट, अब ये ताज़ा वाक़या है, ये पागलपन है या पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश है? क्या वजह है कि नुकसान तो बहरहाल इंडिया को भी हो रहा है, इंडिया की
जो टूरिस्ट हैं कश्मीर के वो मुतासर हुए हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो मुतासर होगा। तो ये हर 2-4 साल के बाद ये वाक़या करके वो हासिल क्या करता है, या सिर्फ पागलपन है कि जी चलो हमारा जो नुकसान होता रहे, पाकिस्तान को तो नुकसान ही होगा। क्या जहनीत नज़र आती है? देखिए ना, पागलपन नहीं है। एक तो उनके ये जो हिंदू रेडिकल्स हैं जी, ये मुसलमानों के जबरदस्त और पाकिस्तान के जबरदस्त दुश्मन है। बाकी तो मुसलमान मुल्कों में जाके ये लेन देन कर रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट टॉलरेट एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट अंडर देयर विंग्स जो कि न्यूक्लियर भी हो और पोटेंट हो। दैट इज द रीजन कि अभी आप देखें, मैं उनके एक एम्बेसडर से बात कर रहा था बांग्लादेश के पुराने, तो उनसे हमने जब प्राइवेटली मैं पूछा उनसे कि इधर हसीना वाजिद है तो इनका क्या है, उन्होंने उसने मुझे कहा कि जल साहब हसीना वाजिद के हाउस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के ऊपर जो पैरा है वो भी रा के लोगों का है, हमारे अपने लोग नहीं है। तो ये पक्का उधर से भी करके अभी वहां से भी मुंह की खानी पड़ी, श्रीलंका मालदीव के साथ शरारत और आसाम के उधर किया। तो इसलिए एक तो पागलपन हिटलर की, नंबर 2 ये जो नाइंसाफियां हैं कश्मीरियों के साथ, आप सिखों के साथ, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ और मॉइस के पीछे वो पड़े हुए हैं और जो तामिल्स के साथ पड़े हुए हैं, तो इनके अंदर भी तो बहुत से, आप देखें राजीव गांधी को किसने मारा था, इंदिरा गांधी के कहां से कातिल आए थे, क्या वो पाकिस्तान के लोग थे, मुसलमान थे? तो देयरफॉर एक तो आपका पागलपन, दूसरा आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी जो ये एहसास कमतरी है कि आप बहुत बड़े हैं और बाकी कंट्रीज जो है उनका जीने का हक नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि आपको सफर करता है। तो ये दोनों बड़ी रीजन है कि इनका अपना सिर फिराओ ना, नंबर 2 कि जेन्युइनली जो लोग तंग हैं। और मैं पढ़ रहा था जसवंत सिंह की किताब जो कि 30 साल बीजेपी में रहे और उसने ये कहा 30 साल के बाद उनको निकाला, तो उन्होंने एक जगह पे लिखा था कि इंडिया कुड हैव थर्ड पार्टीशन, नंबर 1। नंबर 2 जसवंत सिंह ने कहा एवरी मुस्लिम दैट लिव्स इन इंडिया इज ए लॉयल मुस्लिम। और ये वो लोग कह रहे हैं जो 30 साल से भी, अभी बीजेपी भी जो है ना सुपर बीजेपी है आरएसएस के खाते में, हिंदुत्व के खाते में। और आपको पता है कि आरएसएस की जो उनकी इंसेंटिव था वो हिटलर था, जर्मन वाला, और ये उस तरीके से कहते हैं पूरा फतह हो जाए ईस्ट से वेस्ट। दैट इज वाई हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिवेट किया हुआ है, अफगानिस्तान से भी उधर है, बीएलए को भी ये एड्रेस कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल बेशर्मी के साथ उनको कहते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट हो जाइए, आप अपने अपने मुल्कों में अपना अपना करें और कश्मीरियों को उनका हक दें। 77 साल से अगर नहीं दे आप उनको सबड्यू कर सके तो उनके लीडर्स को कैद करके, उनकी बच्चों को यतीम करके, उनकी औरतों के साथ ज्यादती करके आप जो मर्जी कर ले, आप 6 लाख की बजाय 12 लाख फौज रख ले, उनकी जो अपनी इंडिजिनस मूव है वो कंटिन्यू है, तो उनको हक नहीं देंगे तो मसाइल तो होंगे। जल साहब, ये जो मोदी की पॉलिसी से बज़ाहिर लगता है कि वो इंस्पायर्ड हो रहा है या एस्पायर है नेतन्याहू की माइट इज़ राइट पॉलिसी से, क्या वाक़तन इंडिया में वो आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं या वो सोच ख़त्म हो गई है कि वो इस सरकार को बावर करवा सकें कि उसका मुकाबला एक न्यूक्लियर पाकिस्तान से है, निहत्ते गज़ा या फ़लस्तीन के लोगों से नहीं है? जी बिल्कुल, ये ठीक आप कहते हैं। नेतन्याहू की आंखों के आगे तो खून है। उसने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन सबको जूते की नोक पे रखा है। और वो नेतन्याहू नहीं है, उसके पीछे अमेरिका है, विच इज डोमिनेटेड बाय यहूदीज। उनके जो फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने जब ड्राफ्ट लिखा था अपना तो 18वीं सेंचुरी में, तो उसने कहा था कि ये यहूदियों को रोल ना दें, क्योंकि अगर इनको देंगे तो इकानमी पे, मीडिया पे कंट्रोल करेंगे, तो फिर हमारे बच्चे और उनके बच्चे और नस्लें भी जो हैं वो भी पछताएंगी। तो अभी उनका वहां भी इम्पैक्ट है और दैट इज वाई होता है। इंडिया को ये भूल जाना चाहिए कि ये हमास की, ये गाजा की पट्टी नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान 24-25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जो कि अमन पसंद है, जो अपना दफा करना भी जानते हैं, जिनके पास काज ऑफ वॉर है। जंगें तब लड़ी जाती हैं कि आपका कोई नजरिया हो, आप और वही आपकी काज ऑफ वॉर एक इंसेंटिव बनता है। हमें पता है
कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, ये हम अपनी इज्जत के लिए हर नौजवान, यहाँ की फौज 6 लाख नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम है जो खड़े होंगे और खड़े हैं अल्लाह के करम से। हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम अमन के मुतलाशी हैं जी, बिल्कुल हम ठीक। बैठ के बातें करना चाहते हैं जी। और हमारे पानी को भी जो बंद किया है वो भी एक इंटरनेशल लॉ की ठीक, वायलेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा जन साहब, ये फरमाएं कि इसमें कोई शक नहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक और वाजपेयी से लेकर बाकी जो लोग गुजराल आए, जो कुछ भी है, एक ही सोच है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान का वजूद चूँकि इंडिया को तकसीम करके, हिंदुस्तान को तकसीम करके आया, तो इसको ख़त्म होना चाहिए, और उसमें कभी कोई शक नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप है वो वक्फे वक्फे से उनको बुखार चढ़ता है अच्छे ताल्लुकात का, दुश्मनी भूलने का। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को हमेशा दुश्मन ही समझा है, दुश्मन के तौर पर ट्रीट करता है, क्या हमें भी ठीक है, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हमारे सरहदों पर अमन होना चाहिए, हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन क्या इस रेट्रिक से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए या ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि जनाब भारत से ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और भारत और हम अमन के साथ दोस्तों की तरह रह सकते हैं? देखिए, फरवरी 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक कॉलेज में गए तो वहाँ स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बुनियादी जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे। तो उन्होंने 2, 3, 4 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानते हैं, हम नंबर 2 हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करेंगे, हम अमन पसंद हैं, हम किसी हर लिहाज से रहेंगे, हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े हैं जिसमें पैलेस्टाइन भी था और कश्मीरियों का भी था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा था कि हम सबसे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं इंक्लूडिंग नेबर्स एंड सुपर पावर्स, उनका उन्होंने मेंशन किया। देयरफॉर हम वो नहीं करना चाहते जो इंडिया अगर पाकिस्तान से हकारत करता है तो हम एक इंडिया के मुल्क को या अफगानिस्तान को या हम किसी और मुल्क को जो हमारा पड़ोसी हम हकारत करें। हम कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिकॉज आपके जो पड़ोसी हैं वो आपका जोग्राफिया नहीं बदल सकता, एंड दैट इज द रीजन के ये आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी एक दफा इधर आए थे, उनका एक अपना व्यू था, और आगरा में परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे बहुत कुछ एंगेजमेंट भी होती रही। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन हो, बट नो कंप्रोमाइज ऑन हमारी कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टांस है। तो इसलिए हम अभी भी ये कहते हैं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए, और उस मकसद को हासिल करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा सकती है। तो देयरफॉर हम बिल्कुल तिजारत को बहाल करने के लिए या बाकी नहीं कर सकते जब तक ये अभी आरएसएस की हुकूमत है या मोदी की मेंटालिटी के लोग वहां हैं। लेकिन हमारा स्टांस कौमी सतह पे यही होना चाहिए कि हम पीस लविंग हैं, हम दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, बारिंग इजराइल। अगर वो पैलेस्टाइनियन को राइट दे देगा तो हम उस पर कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन ये अभी जो करंट सिनेरियो है, ये जो एस्केलेशन है, ये पिक्चर आपको अनफोल्ड कैसे होते नजर आ रही है? देखिए, इसके अंदर देयर इज अ चांस कि इंडिया किसी जगह के ऊपर अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए एक स्ट्राइक करने की कोशिश करे, जैसे उन्होंने बालाकोट में की थी और मुंह की खाई थी। दैट विल बी अ ब्लंडर, a big blunder, because पाकिस्तान will respond, and अगर ये रिस्पांस एस्केलेट होती गई तो ये बात फिर सिर्फ एक स्ट्राइक पे नहीं बचेगी, फिर बहुत दूर जाएगी। वी होप एंड प्रे कि वो समझते हैं और वो ऐसे ना करें, और लेकिन अभी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स करा के आगे पीछे वो एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन वी होप एंड प्रे कि गुड सेंस विल प्रीवेल और ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी तरीके से भी कोई एग्रेशन किया तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, फिर उसका ऑब्वियसली पाकिस्तान रिजर्व द राइट्स टू रियली रिस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली। ये जनरल साहब, आपकी जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो भी तैयार है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है? या अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने परसों एक रावलपिंडी प्रेस क्लब में कहा कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो 3.4 मिलियन हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेकंड लाइन फोर्सेस,
और सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस जो दस्तकार हैं पीओएफ के एचआईटी के जो अपना काम कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ असले में काम कर सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में हमारी बहनें करती हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स में और कुछ फ्रंट लाइन के ऊपर, कुछ रिजर्व फोर्स है हमारी जो ऑलरेडी उनको ऑर्डर मिल सकते हैं कि जी आप अपने तैयार करें। तो पाकिस्तान पूरी कौम की तरह जी, सही है। हमारे एक्स सर्विसमैन, मैंने बताया था, हमारी सर्विसेज आपके डिस्पोजल के ऊपर है, पूरी कौम के डिस्पोजल। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम सबक का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।